Section 1.5 Basic Properties of Electric Charge। तो अभी तक हमने चार्ज की बेसिकली एक ही चीज पढ़ी है कि भाई दो तरह के चार्ज होते हैं और उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव कह देते हैं क्योंकि उनके इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और एक अनरिलेटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एनसीईआरटी कर रही है वो है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? एनसीईआरटी कह रही है कि पॉइंट चार्ज कब लेना है, जब मान लीजिए दो बॉडीज है, जैसे कि ये एक बॉडी है चार्ज बॉडी साइज L1 की, एक दूसरी चार्ज बॉडी है साइज L2 की और इनके बीच की दूरी है R। तो ये कह रही है कि यदि R is much greater than L1 and L2, इनके बीच की दूरी L1 L2 से बहुत ज्यादा है, तो आप एसेंशियली ऐसा सोच सकते हैं कि यदि इस पे लेट से Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था, कि दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं R दूरी पर। तो पॉइंट चार्ज मतलब इनको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि इनकी साइज मैटर नहीं करेगी। If the size of charge bodies are very small compared to the distance between them, we treat them as point charges. And all the charge content of the body is assumed to be considered one point in space. तो ये सोच के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ होगा चार्ज, क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस आर ही होगा। कोई बोले सर मैं ऐसे आर लिख लूँ, आप ऐसे आर लिख लीजिए, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, कि आइडिया देने के लिए साइज का, कि मान लीजिए ये एक बॉडी है चार्ज बॉडी 1 मिलीमीटर साइज की, ये एक दूसरी चार्ज बॉडी है 2 मिलीमीटर साइज की, और इनके बीच की दूरी है, नियरेस्ट पॉइंट के बीच की दूरी है 10 मीटर। तो अब आप बोले कि सर मैंने दो पॉइंट चार्ज बना लिए हैं, कितनी दूरी पे बना लूं? ये चार्ज Q1 और Q2 था। द पॉइंट इज दिस, द मुद्दा ही ये है कि आप इस डिस्टेंस को चाहे 10 मीटर लिख लो, चाहे 10.1 लिख लो, चाहे 10.2 लिख लो, या फारदेस्ट वाला लिख दो, ये सब नंबर एक जैसे ही। तो इसलिए कभी इस बात में कंफ्यूज मत हो जाएगा कि कितनी दूरी पे रखे हुए, वो जो ठीक नंबर आ रहा है उनके बीच का वो ले लेते। सेक्शन 1.5.1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये कह रहे हैं अभी तक हमने चार्ज का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं दिया, भाई कितना नंबर, अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है, बट ये कह रहे हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। हम अगले सेक्शन में दे देंगे, तब तक ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा किया जा सकता है और आगे बढ़ते हैं। इन समरी इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट दे आर मेकिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई चार्ज जो है उसको आप एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है, और कोई पूछे सिस्टम बताइए टोटल चार्ज कितना है, तो अपन इनको सिंपली ऐसे जोड़ देंगे जैसे अपन नंबर्स को जोड़ते थे, विद वॉट एवर यूनिट्स जो यहाँ पर थी सेम यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। मतलब जो चार्ज है वो बिल्कुल जैसे हम मासेस को जोड़ते थे वैसे ही जोड़ सकते हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि मास सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, चार्ज नेगेटिव भी होते हैं, जैसा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। सेक्शन 1.5.2 चार्ज इज कंसर्वेमेंटली। तो अपन ने अभी तक ऐसा देखा है कि अपन ने जब ऐसा पढ़ा था कि रब कर रहे हैं दो बॉडीज को, ऐसे रब कर रहे थे दो बॉडीज को, तो जितना चार्ज रब करने के बाद अपन ने पहली बॉडी पे बोला था, एग्जैक्टली उसका अपोजिट चार्ज अपन ने दूसरी बॉडी पे बोला था। रीजन, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई चार्ज नया क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ओरिजिनल चार्ज इस सिस्टम पे जितना था वो ही यहां पर आएगा। तो ओरिजिनल चार्ज यदि जीरो था तो फाइनली भी चार्ज जीरो ही होगा, क्योंकि चार्ज हैज टू बी कंजर्व, मतलब नाइदर यू कैन क्रिएट नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय। तो टोटल सम ऑफ चार्ज हैज टू बी
वही होगा जो कि पहले था ओरिजिनली। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए एक बॉक्स है जिसका कोई इंटरेक्शन बाहर से नहीं हो रहा है, और इसमें अपन ने बोला कि जी 30 यूनिट चार्ज है पॉजिटिव, ये अपन ने ऑब्जर्व किया। फिर थोड़ी देर बाद अपन आते हैं और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि इस बॉक्स के कॉर्नर में, इस बॉक्स के एक कॉर्नर में हमको -5 यूनिट चार्ज मिला। तो इसका मतलब बचे हुए में कितना होना पड़ेगा? 35 यूनिट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व रहना, आइसोलेटेड है, बाहर से आ जा नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू शुड बी अगेन सेम एज द ओरिजिनल। तो यहां पे एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, चार्ज नहीं हो सकता। जैसे कि एक न्यूट्रॉन जो है यदि वो टूटता है तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज था? 0, और वो टूट के क्या बनता है? एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने देखा तो अपन कह देंगे भाई अपन ने तो चार्ज क्रिएट कर दिया। नहीं, चार्ज क्रिएट नहीं किया, अपन ने 2 चार्ज बॉडीज क्रिएट कर दी जिनके नेट चार्ज का सम वही आ रहा है जो कि पहले था। सेक्शन 1.5.3 क्वांटाइजेशन प्रोटॉन एज प्लस ई। तो असेंशियली यहां पर अपन को ये बताया जा रहा है कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। मतलब कि 100 ही आ सकता है, 101 ई आ सकता है, पर 100.5 ई नहीं आ सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। और बाय कन्वेंशन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव लिया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं उसकी वैल्यू ही वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ई 12। तो ये जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तीसरी, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बहुत सारी सिचुएशन में क्वांटाइजेशन ऑब्जर्व होता है। इसका पहला आइडिया इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट करते हुए माइकल फेराडे ने दिया था, और फाइनल कंफर्मेशन और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिलिकन ने 1912 में। तो अब ये जैसा ऊपर प्रॉमिस किया था कि भाई हम यूनिट और मेजरमेंट अमाउंट के बारे में बात करेंगे, तो ये बता रहे कि जो चार्ज की बेसिक एसआई यूनिट है उसको कूलम बोलते हैं, जो आप सबने अभी तक सुना भी होगा। और कूलम को एसआई में हम लोग चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी करंट लिए थे तो करंट की टर्म में डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में जितना चार्ज लेकर जाएगा उसको अपन 1 कूलम कहेंगे। और जो अभी हम थोड़ी देर पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, तो उसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आई थी ई, उसकी वैल्यू हैज बीन फाउंड टू बी 1.602192 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके हिसाब से यदि अपन कैलकुलेट करें तो 1 कूलम के अंदर 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे सवाल नहीं सॉल्व कर रहे होंगे कि एक जगह पे 1000 कूलम था, नहीं, बहुत छोटा चार्ज हमको प्रैक्टिकली मिलता है। इस वजह से हम देखेंगे माइक्रो कूलम और मिली कूलम यूनिट्स का ज्यादा यूज हो रहा है।